आपका अपना परिवार एरावत दमाइटी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए, आज का जो सेगमेंट है वो बेहद ही रोचक और रोमांच से भरपूर है। आज का जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमें लाइफ में कई लेसन्स देके जाएगा। हम अपनी 20 वर्ष की अवस्था में क्या कर रहे होते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, सीधे इधर उधर भटक रहे होते हैं। लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्या करें क्या ना करें। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो 20 वर्ष में राजा बन के बैठा है, बचपन से विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा है। जी हाँ, उत्तरी मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में जन्मा एक ऐसा बच्चा जो कि बेहद ही शरारती और जिद्दी किस्म का था। इतिहासकार कहते हैं कि उनका गोरा रंग, भूरी बाल और एक डरावनी आंखों के साथ वो बच्चा बेहद ही इंटेलिजेंट था। जब उसके इस खासियत को उसके पिता फिलिप द्वितीय देखे तो उन्होंने सोचा कि इसे आम बच्चे के साथ में रखना या आम शिक्षक उससे शिक्षा देना खतरे से खाली नहीं होगा। तो पिता फिलिप द्वितीय और माता ओलंपियस दोनों ने उसे उस समय के जो सबसे महान दार्शनिक थे अरस्तु, उनके पास लेके गए। और अरस्तु उन्हें दर्शन के साथ साथ में युद्ध कौशल, रणनीति, सामाजिक ज्ञान, ये सारे से परिपूर्ण कराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की। सिकंदर के बारे में एक कथन ये है, ये इतिहासकारों का कहना है कि वो हमेशा शराब और शबाब से दूर रहते थे। उनका मानना था कि शरीर नासवार है और इन भोगों का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। और इस बात से उनकी माँ बेहद परेशान रहती थी कि शायद मेरा बेटा ब्याह ना करे, जो कि आजकल हर घर में समस्या है। टाइम पे शादी कर लो, नहीं तो बच्चे वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उसकी माँ ओलंपियस इससे बेहद दुखी थी। इतिहासकार ये बोलते हैं कि उस समय जो दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था उत्तरी मैसेडोनिया, यानी प्राचीन नाम मकदुनई, वो उस समय बहुत सारी वेश्याओं को सिकंदर के पास भेजते थे, जो सबसे सुंदर वेश्या होती थी, कि इससे शायद सिकंदर का मन रीझ जाए, शायद सिकंदर को अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट आने लगे। लेकिन फिर भी उनकी माँ ओलंपियस का एक ना चला। वो लगातार अपने मन में एक जद्दोजहद, एक ख्वाब, एक सपना, एक जिद पाले बैठा था। और वही जिद, वही ख्वाब, वही पागलपन उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाता है। इतिहासकार ये बोलते हैं कि विश्व विजेता का जो उनका टैग है, बल्कि उसमें पूरे संसार का खोज नहीं हुआ था, तो यूरोप, एशिया वगैरह जितने भी खोज हुए थे, लगभग सिकंदर उसको जीत गया था। जब सिकंदर भारत में घुसने की कोशिश किया, पहले पर्सिया यानी कि अभी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जब वो भारत में प्रवेश करता है, उस समय हमारा पश्चिमी क्षेत्र बेहद कमजोर था। सारे जनपद आपस में लड़ मर रहे थे। लेकिन जो पूर्वी भाग था वहाँ पे नंद वंश का शासन था, और ये नंद वंश मगध साम्राज्य के अधीन शासन कर रहा था, और सारे छोटे छोटे जो जनपद थे उनको अपने में मिला रहा था, और ये बेहद ताकतवर हो गया था। हाथी, घोड़े, घुड़सवार, पैदल, तीरंदाज, सारे सैनिकों से सुसज्जित था। जब पश्चिमोत्तर भाग, जैसे शरीर का एक भाग अगर कमजोर हो तो पूरे भाग पे असर डालता है। अगर आपको बाएं हाथ में दर्द हो रहा है तो आपको पूरे शरीर को दर्द होता है, पूरे शरीर को यह आभास होता है कि इस हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक वैसा ही हमारा पश्चिमोत्तर भाग जो था, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, जहाँ पे दो बड़े महाजनपद हुए, एक गांधार और एक तहसीला, ये दोनों बहुत ही आपस में लड़े जा रहे थे।
और इसी का फायदा उठाते हुए पहले ईरानियों ने आक्रमण किया और फिर बाद में यूनान आए। कहते हैं कि वहां के जो तक्षशिला के जो राजा थे अम्बी, वो इस सिकंदर के आने से इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि खुद को सरेंडर कर दिया। और तब उसे लगा कि अरे यार, भारत को जीतना तो बहुत आसान है, चलो जीता जाए। फिर जब वो आगे बढ़े तो वहां पे उनको एक ही मजबूत राजा से टक्कर होता है जिनका नाम था पोरस। पोरस के बारे में एक बात कहा जाता था कि वो अपने सैन्य रणनीति में बहुत माहिर थे। मतलब कि उनकी जो कौशल थी, उनका जो रणनीति था, वो बेहद प्रभावी था, बेहद आकर्षक था। जब ईरान से होते हुए सिकंदर पर्सिया वगैरह को जीतते हुए जब सिकंदर यहां पे पहुंचता है तो यहां पे उसे मिलता है पोरस, और पोरस से उसकी बड़े ही घमासान टक्कर होती है। और ये जो युद्ध होता है वो लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास होता है, और यूनान में से हेडेस्पिस या फिर हिंदी में झेलम युद्ध के नाम से जाना गया। जब यहां पोरस से इसकी टकराहट हुई तो बड़े ही घमासान तरीके से हुई, लेकिन रिजल्ट ये आया कि सिकंदर उसे जीत गया। लेकिन सिकंदर जीता तो पोरस से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा। उसके जो लड़ने की जो क्षमता थी उससे बेहद प्रभावित हुआ, और पोरस से पूछता है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस कहता, सुन, गाना वाना मत गा, दिमाग मत खा, तू वही कर जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये बॉलीवुड के गाने मुझे मत सुना। मतलब मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूं, तुम मेरा साला बन जा। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि सिकंदर की जो बहन है वो पोरस को राखी बांधती है। अपना विश्व विजय का जो अभियान है उसको लगातार बढ़ाते चले गए वो, यहां तक कि इतिहासकारों का यह मानना है कि वो लगभग 1 वर्ष तक भारत में ठहरे, लेकिन फिर भी वो ब्यास नदी को पास नहीं किए। उसके सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके जो सोल्जर्स थे वो काफी थक चुके थे। कई सालों से लगातार युद्ध किए जा रहा था वो। ये मानना पड़ेगा, ये आज के समय में भी और प्राचीन समय में भी कोई एग्जाम्पल देता था कि हमारे सोल्जर जो हैं वो सिकंदर के सोल्जर जैसे हैं। इतने डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन अपने राजा को लेकर, अपने राज्य को लेकर, जो कि अक्सर आप गृह युद्ध का मामला भी प्रेजेंट टाइम में जो देखते हो, या अमेरिका का गृह युद्ध हो या फिर बांग्लादेश का गृह युद्ध हो, ऐसे कई मामले बड़े से छोटे देश में भी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वहां की प्रजा अपने देश को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी नहीं रखती है। और कोई अगर महान देश बन रहा है, लगातार ही महान होते चला जा रहा है, या कोई शासक अगर विश्व विजेता बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ राजा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, या राजा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रजा, उसका सैनिक, उसके घुड़सवार, उसके तीरंदाज, ये सारे उसमें उतनी ही भूमिका निभा रहे होते हैं जितने कि वो राजा। यहां तक कि अगर हम बात करें तो आज हम जितनी भी चीजें, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें, ये पूरा का सेटअप जो आपको तक प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, मेरा उतना ही मेहनत है जितना कि एरावत परिवार के सारे सदस्यों का मेहनत है। ना मेरा कम है, ना मेरा ज़्यादा है। हम सब मिलकर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हर चीज़ें, हर अच्छा मटेरियल,
अच्छे से प्रेजेंट करना, सारी चीज़ें, ठीक है। सिकंदर के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा घटना है। डायोनिस नाम के एक दार्शनिक हुए, और डायोनिस जो है वो बहुत ही बड़ा दार्शनिक था, बहुत ही अच्छे विचारक था, और सिकंदर उनसे बहुत प्रभावित था। एक बार उसके मन में इच्छा आई कि चलो डायोनिस से मिला जाए। डायोनिस जमीन पे लेट के कहीं धूप सेक रहे थे। सिकंदर आया, सामने खड़ा हो गया, बोला डायोनिस तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोला हाँ पता है। आगे बोल। बोला मैं यूनान का राजा सिकंदर हूँ। बोला चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे क्या चाहिए तुम्हें? बोला मैं तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है, मैं क्या करूँ? बोला पहले साइड हट जाओ, वो जो तुम धूप आ रही है ना उस धूप को तुम छेक लियो, तो पहले तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा साइड हो जाओ। सिकंदर को लगा मैं यूनान का राजा, मुझे बोल रहा साइड हटो। पर उससे वो ज्ञान लेने के लिए गया था, जो कि सिकंदर के पास धन दौलत तो बहुत है पर कुछ तो अभाव होगा, इसलिए वहां गया। बोला ठीक है। बोला डायोनिस मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा क्या करूँ? बोला मेरे जैसा बनना चाहते हो तो बगल में आके लेट जाओ, तुम भी धूप सेको, मेरे जैसा बन जाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी मैं विश्व विजेता के क्रम में हूँ, मुझे भी पूरी दुनिया जीतनी है, तो मतलब मैं बाद में आपके जैसा बनूंगा। तो बोला सुनो सिकंदर, जो विश्व विजेता बनने के ख्वाब रखते हैं वो खुद को कभी नहीं जीत पाते, तो जब तुम ये ख्वाब छोड़ दोगे तभी मेरे पास आना। और ऐसा कहते हैं कि डायोनिस जब तक सिकंदर जिंदा रहा, डायोनिस से बहुत प्रभावित था, वो बराबर उनसे मिलते रहता था और उनसे बहुत सारी शिक्षाएं लेता रहता था। अगर हम इस पूरे सिकंदर की बात देखें तो उनको जो ये टैग मिला ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके उस युद्ध कौशल, उनके उस पागलपन के वजह से ये दिखता है कि महज 20 वर्ष अवस्था में वो पूरे ईरान पर कब्जा कर लेते हैं। किस पे कर लेते हैं? पूरा का पूरा इस ईरान पर कब्जा कर लिया महज 20 वर्ष की अवस्था में। और 22 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में वो मैसेडोनिया का राजा बन गया है, 22 वर्ष की अवस्था में वो ईरान का राजा बन गया है, और फिर उसको जीतते हुए वो 326 ईसा पूर्व के आसपास में भारत पर आक्रमण कर दिया है। तो उसकी इस रणनीति और उसका किशोरावस्था में वो पागलपन, वही वो उसको तमगा दिलाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो चलिए हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सारी डिटेल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का यानी सिकंदर महान का क्या क्या भूमिका रही है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ईरानियों का आक्रमण पढ़े थे और अभी यूनान का आक्रमण है जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर्यक वंश और आगे की फिर मगध वंश चीज़ें पढ़ेंगे। तो जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। इसमें सिर्फ टू द पॉइंट जोड़ा गया है इस पूरे क्लास में, जो कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। पीडीएफ आपको पहुंच ही जाएगा टेलीग्राम पे, और सिर्फ आपको ध्यान से सुन लेना एक बार, है ना। अगर हम सिकंदर का भारत पे आक्रमण वाली बात करते हैं तो इसमें इसके परिचय जो हम शुरू में दिए कि सिकंदर महान जो है ये 356 ईसा पूर्व से ले 323 ईसा पूर्व के आसपास में इनका पूरा जीवन काल रहा, और इतिहासकार मानते हैं कि लगभग ये अपने 33-34 की अवस्था में, एज को लेकर हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है इतिहासकारों में, कभी किसी ने कुछ कहा कभी किसी ने कुछ कहा, तो लगभग 32-33 की अवस्था में वो चले गए।
तो 356 में उनका जन्म हुआ और 323 में उनका मृत्यु हुआ। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माता ओलंपियस। उनके पिता के मृत्यु के बाद ओलंपियस ने सिकंदर को बहुत ही कठोर और प्यार दोनों का, जैसे कुम्हार है ना, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो देखते हैं, वो अंदर से हाथ भी देते हैं और ऊपर से चोट भी मारते हैं, है ना। तो प्यार का जो पूरा मिश्रण होता है उस हिसाब से सिकंदर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाले। यहाँ तक कहते हैं कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अच्छा, एक बच्चे के अंदर ये विश्व विजेता बनने का ख्वाब कहाँ से आया। तो एक ये बहुत बड़ा लेसन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आजकल के जो बच्चे मोबाइल का एडिक्शन हो गया है ना, ये बहुत मायने रखता है कि आप बचपन में बच्चे को दिमाग में क्या भर रहे हो, बहुत बहुत मायने रखता है ये। एक बार फिलिप द्वितीय जो थे फिलिप, वो सोए हुए थे और उनकी माँ जो है वो पैर दबा रही थी, बच्चा वहीं खेल रहा था। तो उनके पिता का ये मनसा थी कि एक बार मैं विश्व विजेता बनूं, अगर मैं ना बना तो मेरा बेटा विश्व विजेता बने। और वही चीज़ उसके दिमाग में, इतिहासकार ये बोलते कि उस समय सिकंदर की जो एज थी वो महज 12 साल की थी और वही उसके दिमाग में घर कर गया। और उसके पिता को जब बेरहमी से मारा गया तो उनका वही वचन उनके दिमाग में घर बना लिया और फिर लगातार निकल गया विश्व विजेता के दौरान। महज 12 वर्ष का बच्चा ये सुना कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं विश्व विजेता बनूं, और 20 वर्ष की अवस्था में महज 8 साल के डिस्टेंस में, देख रहे हो, 8 साल में वो मैसेडोनिया का राजा बन गया। 22 साल में ईरान जीत ले रहा है, निकल चुका है वो उस विजेता के क्रम में। तो बच्चे को बड़ा ही सोच समझ के वो किन किन चीज़ों से फेस कर रहा है, किन चीज़ों के उनके आसपास घटनाएं हो रही हैं, उसको बड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इनकी सिकंदर को महान बनने की बहुत बड़ी भूमिका ओलंपियस से जोड़ा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला थी और बहुत ही दिमाग से तेज महिला थी, जिसने अपने बच्चे का परवरिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया। और तभी दुनिया और आज हम सब पढ़ रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के बारे में। इसके गुरु अरस्तु थे, उस समय के सबसे महान दार्शनिक। अरस्तु के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, ठीक है। ये क्रम एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। अरस्तु का एक स्टेटमेंट जो बहुत प्रभावित करता है वो ये है कि मैं एक ही बात जानता हूं, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। समझ रहे हो? जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है ना, उसे लगता है कि मैं कुछ जानते ही हूं, जानने के लिए कितनी दुनिया पड़ी हुई है। अक्सर आप घर परिवार में ऐसे किस्से सुनते होंगे, चाहे आसपास में सुनते होंगे कि मैंने पूरी दुनिया देख रखी है, ये मेरा जो बाल है ना ऐसे सफेद नहीं हुआ है। आप जो है वो, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा, पासपोर्ट होगा तो उसमें पूरा खाली पड़ा होगा, दुनिया घूमे नहीं होगा। आसपास के गली मोहल्ले की चोरी चुगली के बारे में सुन के आप ये बोलते हो कि मुझे पूरी दुनिया पता है, मैंने ऐसे बाल नहीं सुखाए हैं। घर परिवार में लोग बोलते हैं ना, क्या जी, कि मैंने पूरी दुनिया देख रखी है। आपने कुछ नहीं देखा, आप गली मोहल्ले के सारे कहानियां सुन के आपको लगता है कि पूरी दुनिया देख रखी है। दुनिया बहुत बड़ी। तो अरस्तु हमेशा एक बात बोलते हैं कि मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है ना।
और एक कहावत है ना गांव में, अधकल गगरी छलकत जाए, है ना, है ना। ये मुझे बहुत अच्छे अच्छे कहावत सिखाते हैं। अधकल गगरी छलकत जाए और क्या है, हाँ, भरे गगरी चुपे जाए, हाँ चुपे जाए। तो जिनके पास आधा ज्ञान होता है ना, या न के बराबर ज्ञान होता है ना, वो बहुत बकबक करेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जिनके पास में देखो लाइक जो बर्तन होता है, अगर उसमें पानी पूरा भरा हुआ है तो वो शांत जाएगा, लेकिन आधा अगर भरा हुआ है तो वो हिलते डुलते चला जाएगा, जब उसे आप लेके जाओगे तो, है ना, खुद ही नहीं जाएगा, ठीक है। उद्देश्य जो है उनका विश्व विजय का, अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में राजा बना। उसने फारस यानी कि पर्सिया, ये ईरान अभी जो है ना, इसमें पहले पारसी लोगों का कब्जा था, पारसी समुदाय रहते थे, बाद में पारसियों को वहाँ से बहुत बेरहमी से भगाया गया, तब से वो ईरान हुआ, इस्लामिक कंट्री हुआ, पहले वहाँ पे पारसी समुदाय रहते थे। क्या शक्तिशाली राजा दरियस तृतीय को पराजित कर, ईरान के दरियस तृतीय को पराजित कर विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी, है ना। एक सेकंड, यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है, ये आप ध्यान में रखना, राजा दरियस को किसने, सिकंदर ने ईरान में सबसे पहले किसको हराया था, राजा दरियस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत के आक्रमण पे, ठीक है। तो भारत के आक्रमण के में देखा जाए अगर, तो 326 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, और इनका जो रूट था वो यही वाला रूट था, है ना, ये वाला, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, ये वाला होते हुए इधर से घुसे थे पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। और फिर वो ब्यास नदी को पास नहीं किए थे, तो ये वाला एरिया था, ठीक है। तो जो क्षेत्र, जो रूट था, वो ईरान अफगानिस्तान होते हुए, हिंदू कश पर्वत होते हुए सिंधु घाटी के आसपास में प्रवेश किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख जो घटना है, वो तक्षशिला के शासक, एग्जाम में पूछता है कि तक्षशिला के कौन से शासक, या तो अंबी किस जगह के शासक थे, अंबी ही जो होता है वो सरेंडर कर दिया था किसके सामने, सिकंदर के सामने, ठीक है। हाइडेस्पिस का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस 326 बीसी में सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। इसको झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, हाँ लिखा हुआ है ना स्थान, हाँ झेलम युद्ध, ठीक है, झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। परिणाम क्या हुआ, पूरी कहानी सुनाए कि सिकंदर जीत गया, लेकिन वो पोरस के युद्ध नीति से, उसके लड़ने की जो जज्बा थी, उससे बेहद प्रभावित हुआ था। भारत पर आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के आसपास में सिकंदर ने हिंदुकश पर्वत को पार किया और खैबर दर्रे के रास्ते, ज्योग्राफी में आप सारे पढ़ोगे, सारे दर्रे, ठीक है, पासेस, है ना, तो वो सारे उसमें पढ़ोगे तो देखोगे कि खैबर दर्रा कहाँ था। खैबर दर्रे को पास करते हुए तक्षशिला का समर्पण जो हुआ, तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। ये तो पढ़ा दिया, ये लगता है दोबारा से ऐड कर दिया गया इसको, ठीक है। व्यास नदी से वापसी हुई थी, सिकंदर का कहां से वापसी हुई थी, व्यास नदी से, वो व्यास नदी को पार नहीं किया था, ठीक है। जब सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और इसके मुख्य कारण क्या क्या थे, इसके मुख्य कारण थे, मेंस में आपको इस चीज को डिटेल्स में लिखने के लिए ये जो पीडीएफ है वो बहुत काम आएगा, कि ऐसी क्या वजह रही कि विश्व विजेता सिकंदर भारत के अभियान को अधूरा छोड़ के वापिस चला गया, ठीक है। तो वही जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा कि वापिस जाने का सबसे बड़ा वजह क्या था, तो वर्षों से युद्ध के कारण थकान और बीमारियां। वो सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र बहुत ही दलदल वाला क्षेत्र है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है,
तो वो जो क्षेत्र है वो उसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई, और वे बहुत उनके जो घोड़े वोड़े थे वो लगभग बीमार होकर मरना शुरू हो गए थे। तो इसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा। तो सिकंदर महान भारत में नहीं घुसा और वापस चला गया। उसके सबसे बड़ा रीज़न था कि युद्ध में थकान, और उसको एक भय ये भी था कि मगध साम्राज्य में जो नंद वंश है उसके पास में हाथी घोड़े काफ़ी मात्रा में हैं, यहाँ तक कि हजारों की संख्या में उसके पास हाथी थे। और उस भय से, क्योंकि वो तो हाथी लेके आ नहीं सकता, उसके पास तो घोड़े थे। उस वाले एरिया में आप देखोगे अफगानिस्तान, मतलब कि ईरान, ये सब में आप शायद हड़प्पा काल में पढ़ोगे कि वहाँ पे उत्तम किस्म के घोड़े मिलते थे, है ना। तो हाथियों के डर की वजह से कि मगध के नंद वंश, ये भी सवाल आएगा कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसमें मगध के राजा कौन थे, है ना। नंद वंश का शासन था कि विशाल सेना, हाथियों की बड़ी संख्या का भय था। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना मगध वाला, ये वाला जो एरिया है ना मगध वाला, ये बहुत स्ट्रोंग हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया था वो। लेकिन एक यही पश्चिमी भाग था जिसमें सारे राजा आपस में लड़ रहे थे। गांधार, तहसीला वगैरह, ये गांधार यहाँ पे था ना पीओके वाले एरिया में। 16 महाजनपद तो पढ़ा है आप, तो लिखे नहीं होगे उसको। हर चीज पिछले क्लास से कनेक्टेड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे इस पश्चिमी भाग बहुत ही कमजोर पड़ गया था और सारे राजा आपस में लड़ रहे थे। इसीलिए पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है, और यहीं से सारे आक्रमणकारी जितने भी लगभग आए सब यहीं से, इसी रास्ते से अंदर घुसे। ठीक है, इधर किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई, इधर डर भय था थोड़ा सा। क्या बोलते उसे, एक बिहारी 100 पे भारी, है ना। बिहार वाले आप लोग तो थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, लाइक वाइक करो, है ना। ठीक, चलिए आक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा। जैसे पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि ईरानियों ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था, सांस्कृतिक तौर पे क्या प्रभाव पड़ा था, या तो जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ा था। कि ईरान का जो लिपि है, कौन सी, अरमाइक लिपि, वही अरमाइक लिपि से मिलता जुलता खरोष्ठी लिपि का निर्माण हुआ था। और वही खरोष्ठी लिपि जो कि उस पर अरमाइक लिपि का वर्चस्व था, जो कि बाद में अशोक के शिलालेख बहुत सारे ऐसे हुए जो कि खरोष्ठी लिपि में पाए गए, है ना। तो जब दो संस्कृति, दो देश का जब आपस में टकराहट होता है तो सिर्फ और सिर्फ देशों का टकराव नहीं बल्कि संस्कृतियों का भी टकराव होता है, और उससे एक नई संस्कृति का भी उदय होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं ना जो मैं बोलता हूँ, ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुआ, और वही सिल्क रूट, वही वो एक रास्ता बना जो कि बाद में व्यापार में बहुत काम आया, है ना। इसमें गांधार कला, गांधार शैली का विकास हुआ। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पूरा पढ़ेंगे गांधार शैली, मूर्ति कला, जो पूरा विशेष एकदम सारा स्थापत्य कला वगैरह चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसमें गांधार शैली भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक तिथि निर्धारण। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय इतिहास की तिथियों को सटीक रूप से निर्धारित करने में सहायता की। ठीक है, व्यापारिक मार्ग, नए स्थल और जल मार्ग की खोज हुई जिससे भारत का संपर्क पश्चिम के साथ बढ़ा, है ना। पश्चिम यानी उधर के रास्ते होते हुए यूरोप तक का मामला वो खोज हुआ। राजनीतिक एकीकरण, उत्तर पश्चिम भारत की छोटी छोटी शक्तियों के विनाश ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक बनने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा।
ठीक है जी, बार बार हम इस मैप से आपको समझाते हैं कि जब सिकंदर वापस चला